बड़े सादर आपको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ सर कि रमेश शर्मा जी अपने विचार रखें और हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। रमेश शर्मा जी। सर्वप्रथम आप सभी आए हुए शेर दिल जांबाज लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपना परिचय दूं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने परिचय के बहाने कुछ आपको ऐसी चीजों का परिचय दूं जो समाज के लिए जरूरी है, वो मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि इंसान का अपना परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आज आप सब लोगों का धन्यवाद बाद में करूंगा, उस धन्यवाद से पहले शुरुआत करूंगा हमारे भाई सुभाष साहिल जी ने जो आखिरी लाइन कही है उससे, क्योंकि इससे पीछे की मीटिंग का मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ एक प्रश्न याद है मुझे भाई साहब का, और एक प्रश्न याद है अभी भाई साहब ने जो कहा है लास्ट का। उन दो प्रश्नों की मैं पहले जवाब देने के बाद मैं संगठन की बात करूंगा, लेकिन जो लास्ट बात भाई साहब ने बोली है सुभाष जी ने, मैं उसका जवाब सबसे पहले देना चाहूंगा। और क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, आप में से बहुत अच्छे लोग कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं आप लोगों ने बोली हैं, लेकिन मुझे बैठे बैठे एक दिमाग में दो लाइनें आ गई हैं और वो मैं आज जरूर आपके बीच में बोलना चाहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भीड़ है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भीड़ है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जिंदा कितने हैं। यहां पर आप 5,000 लोग बुला लीजिए, 5 लाख बुला लीजिए, अगर किसी में जज्बा नहीं है अपने परिवार अपने समाज के लिए लड़ने का, वो बेकार है। और आज आप सब लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, इस मीटिंग में आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि आप सब अपने प्यार अपने परिवार अपने समाज और अपने देश से करते हैं, और यही सबसे अच्छी बात है, और शायद यही इस संगठन के लिए परिचय का मोहताज है। तो इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय कैप्टन जयसी राम जी, इनको देखकर हमारे अंदर खुद प्रेरणा आ जाती है, और जो मकसद इस संस्था को लेकर आगे चलने का है वो मकसद और गाढ़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है, उसके अंदर और नई जागृति नई प्रेरणा आ जाती है। और आप यकीन करेंगे, अगर मैं पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के बारे में अगर कुछ सोचता हूं तो मैं 1 से 2 घंटे अपने परिवार के बारे में सोचता हूं और 6 घंटे सोचता हूं। उसके अलावा मैं जब भी सोचता हूं मैं यही सोचता हूं कि एक आम आदमी, एक जरूरतमंद आदमी, एक मजबूर आदमी जब मुझे कॉल करता है एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कि सर मुझे न्याय दिलाओ, तो मैं उसको न्याय दिलाने का रास्ता खोजने में लग पड़ता हूं कि यार कैसे इसको न्याय दिलाऊं, क्या करूं, कैसे आखिर इसको मदद कर पाऊं। और आप सोच रहे होंगे कि ये बात मेरे अंदर आई कहां से, ये रमेश शर्मा को क्या जरूरत पड़ी यार न्याय दिलाने की जिंदगी में। दुनिया को हर आदमी अच्छी अच्छी नौकरियां करता है, अच्छे अच्छे बिजनेस करता है, बड़े बड़े कारोबार में रहता है, ये क्या जरूरत पड़ी यार एक आम आदमी को न्याय दिलाने की जरूरत। दुनिया आई चली गई, आते हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच मायने में आज आपको मैं एक राज की बात बताने जा रहा हूं। मैं आपको न्याय दिलाने के लिए संस्था को नहीं बनाया है, मैंने खुद को न्याय दिलाने के लिए संस्था का निर्माण किया है। और शायद इससे बड़ी ईमानदारी और कोई नहीं हो सकती जब इस संस्था को मुझे खुद के न्याय के लिए बनाना पड़ा। मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूं। मैं पहले से ही शायद जिंदगी के शुरुआत से ही बहुत जुझारू टाइप का एक व्यक्ति रहा हूं, बहुत क्रांति टाइप, बहुत बेबाक तरीके से बोलने वाला। कॉलेज में भी रहा हूं तो मैं बेबाक ही बोलने वाला रहा हूं, मेरे परिवार में भी मैं बेबाक बोलने वाला हूं, मेरी रिश्तेदारी में भी मैं बेबाक बोलने वाला हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरा रिश्तेदार है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि वो समाज के लिए कितना बड़ा योगदान देता है, बाकी रोज रिश्तेदार कितना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं समाज में इस तरह के काम करते करते आया तो बहुत सारे चैलेंजेस मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 48 ईयर्स का हो गया हूं, 49 ईयर्स अभी मैं लगभग अभी शुरू कर दूंगा। मैं 19 साल की उम्र में अपने घर से चला गया था। अगर 19 साल की उम्र के बाद का पीरियड में बात करूं तो उसमें मैंने बहुत सारी जिंदगी में प्रताड़नाएं सही हैं अलग अलग कार्यों में, क्योंकि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो कोई बदलता नहीं है साहब।
आप कुछ भी कर लो, आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो, आप जितनी मर्जी अच्छी एजुकेशन लेके आ जाओ, जो आपका स्वभाव है वो कभी बदलेगा नहीं। वो स्वभाव आपका, आपकी जिंदगी का, आपके व्यक्तित्व का एक पहचान होता है, वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं जहां भी मुझे लगता था गलत हो रहा है तो मैं कूद पड़ता था। आप यकीन करेंगे मैं पता नहीं कितने ट्रेन के सफर किए होंगे, जिन ट्रेन के अंदर खराब खाना देते हुए मैंने उनको पेंट्री को वहां पर जाके पकड़ लिया होगा कि आपने ये काम क्यों किया, और मैंने उनके खिलाफ कई कंप्लेंट्स करके उनको वहां पर बड़े सारे काम किए होंगे। ये पहले से ही रहा है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि जब मैं लड़ाई करता हूं या मैं लड़ता हूं तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूं। मुझे लगता है कि मैं कर तो रहा हूं लेकिन मैं उसको परिणाम तक नहीं ला पा रहा हूं। और कहते हैं जब आप प्रयास करते हैं और परिणाम तक नहीं जाता है तो आपको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में एक निराशा उत्पन्न हो जाती है कि यार मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। जैसे हम सब लोग जिंदगी में मेहनत करते हैं, ऐसे खेत में बीज बेचते हैं, उसमें कुछ पैदा नहीं होता है तो किसान थक जाता है, 2-4 साल बाद बोलता है यार छोड़ो। अब किसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो उसको जमीन को बंजर घोषित कर देता है कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, या फिर वो कोई रास्ता खोजता है, ऐसे एक्सपर्ट के पास जाता है, ऐसे लोगों के पास अपनी राय लेने जाता है जो उसको राय देते हैं कि इसमें फसल कैसे हो सकती है। ऐसी प्रताड़नाओं का सामना करते हुए मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं मीडिया में काम करने लगा और यही वजह थी कि मैंने मीडिया को चुना। मुझे लगा कि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो अपनी आवाज को शायद वहां तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब मैं मीडिया में काम करने लगा तो मुझे वो एहसास हुआ कि उसकी गहराई कितनी है, क्योंकि आदमी गहराई में उतरता तभी उसके बारे में पता लगा सकता है, बाहर खड़ा हुआ कभी व्यक्ति पता नहीं लगा सकता। मुझे पता लगा कि मीडिया इस दुनिया में, इस देश में मुर्दा हो चुका है। मीडिया बिक चुका है और मर चुका है। मीडिया का निधन हो चुका है। मीडिया इस देश, इस दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मुझे ऐसा लगा। हो सकता है मैं यहां कुछ गलत भी हो सकता हूं, मेरी अपनी परसेप्शंस हो सकती हैं, मेरी अपनी हो सकता ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, बट मेरे को काम करते हुए फील हुआ कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस उसके पास हैं। फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं, लोग नहीं होते हैं, लोग वेरी गुड तो बहुत लिखते हैं, गुड रिपोर्टिंग तो बहुत लिखते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो एक भी नहीं आता। ऐसा होता है सर, आप समझते हैं इस बात को? ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मेरे साथ बहुत सारे अटैक हुए, मेरे को लोगों ने जान से मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर झूठे केस दर्ज करा दिए, मेरे को थप्पड़ मार दिए, मेरे साथ प्लानिंग करना शुरू कर दिए कि जब भी ये पंचायत में आएगा इसको पीटेंगे। कुछ लोग तो उसका तमाशा देखते थे, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, इसको तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे यार ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो सपोर्ट करने नहीं आते थे, क्योंकि वो अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। कहां आए बेचारे? आते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं तेरे को कोई और काम नहीं है, चल अपना काम कर, चुपचाप नौकरी कर अपना काम। हाँ, अक्सर हम लोग ये जैसे हम बच्चे की बात कर रहे थे, ये बीज आज इस बच्चे के अंदर यहीं से बोए जाएंगे, इसी तरह से बोए जाएंगे। ये बच्चे भ्रष्टाचार को स्वीकार करेंगे, अन्याय को स्वीकार करेंगे या उसके विरुद्ध लड़ेंगे, ये हमारे घर में जो बातें होती है उसी से तय करते हैं हमारे बच्चे। तो मेरे साथ ये चैलेंजेस जब आने लगे, ये समस्या सताने लगी कि मैं क्या करूं। क्या मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकालूं, कुछ ऐसी कुछ टेक्निक निकालूं कि मेरी योजना कामयाब हो जाए। मैं इस बात को आगे बढ़ाने से पहले अपने भाई साहब की बात को पूरा करना चाहूंगा बीच में, जहां सुभाष साहिल जी ने कहा कि बहुत सारे संगठन बनते हैं और बनकर बिखर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या तो कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कुछ भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा देना चाहता हूं, यही डर मुझे इस संगठन का है कि कहीं ये संगठन कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि वहां पर आते ही इंसान के मायने बदल जाते हैं। मैं इसका उदाहरण इसलिए देता हूं, मैं इसका एग्जाम्पल आपको इसलिए देता हूं क्योंकि मैं इसका गहराई में उतरकर अध्ययन करके आया हूं। मैंने एक पार्टी को ज्वाइन करके उस पार्टी के माध्यम उसमें काम किया है।
और 1 साल लगातार उसमें काम करते हुए यह एहसास किया है कि जो आदमी किसी के आगे नहीं झुकता था, वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद में लोगों के सामने पैर भी छूने के लिए तैयार हुआ। और मुझे वो एहसास हो गया, मेरे सहयोगी यहां पर बैठे हैं सुशील जी, हमें वो एहसास हुआ कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के आगे झुक जाएंगे। और मुझे अंततः ये विश्वास हुआ और हमने पार्टी को रिजाइन कर दिया। ऐसा नहीं है कि समाज में बदलाव करने की इच्छा नहीं है, इच्छा तो है, रास्ता भी ढूंढते हैं, लेकिन कई बार निराशा हो जाती है, क्योंकि जब हम अकेले चलते हैं तो मन में बहुत सारे डर और बहुत सारे डाउट पैदा होते हैं। लेकिन जब प्रेरणा मिलती है तो विश्वास आता है, एक नई ऊर्जा आती है, एक नया विजन मिलता है। और इस विजन को दिशा देने के लिए हमारे बीच में हमारे हमीरपुर के जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज, मैं सबका नाम लेके बहुत लंबा टाइम नहीं खराब करूंगा, आप लोग जानते हैं, इन लोगों का विश्वास मुझे मिला और तब इस संगठन को हम लोगों ने आगे शुरुआत किया। और जहां तक रही, हमारे भाई साहब ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 1100 नंबर भी हमारे पास है, तो ये संगठन क्यों? मैं इस बात को बहुत साफ सुथरे तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूं, और शायद मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर आपको इस बात को कोई नहीं बता सकता। यह संगठन मेरा नहीं है साहब, यह संगठन हमारा है। आप 1100 नंबर पर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ सकते हैं, एक गांव की लड़ाई लड़ सकते हैं, एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते और एक देश की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और यह लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, एक गांव की नहीं है, यह पूरे देश और पूरे विश्व की लड़ाई है। इसलिए संगठन को हमें एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कराना है कि उसके खेत का बनना इधर से उधर कराना है या इस आदमी के नलके का पानी का कनेक्शन करवाना है। यह लड़ाई नहीं है सर, यह चुटकी भर का काम है सर। इसके लिए कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो आम आदमी की समस्या के समाधान के लिए एक बार मना कर दे कि मैं करूंगा नहीं, कर नहीं सकता सर, करता नहीं है। बस जरूरत है उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का जिस टेक्निक से वो काम करता है। हमारे अधिकारी इतने ईमानदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान है सर। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये बात फील की है, मैं अधिकारियों से मिला हूं। अगर वो कहीं दबते हैं या डरते हैं तो केवल उनको ट्रांसफर और राजनेताओं का डर सताता है, या फिर उन 4 छुटभैये नेताओं का डर सताता है जो उनको परेशान करते हैं। जब इस संगठन के साथ कोई अधिकारी आ जाता है तो वो डर भी खत्म करेंगे सर। ये संगठन की ताकत है, क्योंकि हमारा संगठन है। काम करने का तरीका बहुत आसान है सर, बड़ा सिंपल है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आज आप अकेले व्यक्ति सड़क पे चले हुए हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण से समझ लेना आपने। और आप उदाहरण स्वरूप सड़क पे चले हुए अचानक आपकी बाइक किसी से टकरा जाती है, और गलती भले आपकी होती है, मान लो आपसे टकरा जाती है, और सामने 4 कोई बाहुबली आगे आते हैं और आपको 2 मुंह पे इधर तमाचे, 2 इधर तमाचे, 2 इधर तमाचे करके, 2 इधर तमाचे करके रसीद करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से गौर से सुनिएगा सर, ये मैंने कहा, मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला एक्शन क्या लेंगे सर? बस आए आप, 4-5 बड़े बड़े मस्टंडे खड़े हैं, 4 थप्पड़ मार के आपको इधर 4 इधर मार, तो आप मुंह पे हाथ लगा के चुपचाप घर पे वापस मेरी तरह ही आएंगे, पर क्या करेंगे? लेकिन मन में एक बात रहेगी कि चलो यार इसकी शिकायत करते हैं, क्योंकि कानून बना है, संविधान बना है, सिस्टम बना है आपको हक दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आप सर्वप्रथम अपने किसी ऐसे खास आदमी को फोन करेंगे या किसी पुलिस को फोन करेंगे कि साहब मेरे साथ ऐसी घटना हुई, और आप वहां जाएंगे, आप वहां पर अपनी शिकायत लिखाएंगे
और उस शिकायत का 80% रिजल्ट मैं आपको अभी यहां खड़े होकर बता सकता हूं, वो ये होगा कि पुलिस आपको उनके साथ बुला के समझौता कराने के लिए तैयार होगी। 80% की बात कर रहा हूं साहब मैं। नहीं तो पुलिस की ड्यूटी क्या थी कि भाई आप उनके खिलाफ कंप्लेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे बढ़ाते। लेकिन पुलिस इस मामले से बचती है क्योंकि पुलिस को पता है बहुत बेहिसाब इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी, खर्चा भी अपना करना पड़ेगा, भागना भी इधर पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, और ये पूरी क्लोजर रिपोर्ट बनाते बनाते मेरे 3 महीने निकल जाएंगे और अंततः होना क्या है, मारपीट का एक छोटा सा मुकदमा लगना है 341 का, 34 का, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या साहब, आपको न्याय मिला? यहीं से शुरुआत होती है अन्याय की साहब। बात बड़ी छोटी सी है। अब मैं इस बात को दूसरी तरफ ले जाता हूं। आपको थप्पड़ मारे और आपका कोई नेता, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी, कोई बड़ा आदमी आपके संपर्क में था, आपके 10, 20, 50 गांव में ऐसे दोस्त थे, आपके गांव में 10, 20, 50 आपके लोग जानकार थे जिनको आपने एक बार आवाज लगाई कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, परिस्थिति क्या होगी साहब? चाहे बताइए, हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे साहब? क्यों बदले साहब? क्यों बदले? साथ मिल रहा, क्योंकि आपके साथ लोग खड़े थे। हमारे समाज की आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप सही होते हुए भी लोग आपके साथ नहीं है। हमारे किस भाई साहब ने सबसे पहले बात बोली थी, गलत के साथ एक बार फिर लोग बोल देंगे गलत है, लेकिन सही के साथ में लोग खड़े होने से हम चाहते हैं यह संगठन ऐसे सही लोगों का बने जो एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाए। आज सुभाष जी को जरूरत है तो कैप्टन साहब खड़े हो जाएं, और कैप्टन साहब को जरूरत है तो हमारे भाई साहब खड़े हो जाएं, और अगर इनको जरूरत है तो आप खड़े हो जाएं, आपको जरूरत है तो आप खड़े हो जाएं, आपको जरूरत है तो आप खड़े हो जाएं। आपका ही गांव, आपका मोहल्ला आपका दोस्त बन जाए और आपके संगठन के साथ आपके साथ चलिए। ये संगठन का काम है, नया तो कुछ करना ही नहीं है। पर अब तक आपके साथ खड़ा इसलिए नहीं होता था आदमी क्योंकि आप भी उसके साथ खड़े नहीं होते थे। तो इस संगठन का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में जो लोग वाकई ही अन्याय और भ्रष्टाचार से खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं साहब। समाज को बचाने की बात आप तब कर सकते हैं जब आप खुद को बचाएंगे। अगर आपके घर में आग लगी हो और गांव में भी आग लगी हो तो आप बताइए सबसे पहले किसकी आग बुझाने आप जाएंगे? अपने गांव की, अपने घर की। जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे, अन्याय और भ्रष्टाचार से खुद को आप मजबूत बनाएंगे तो आप दूसरों को बचाएंगे। मैं अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता आया हूं और लड़ रहा हूं। आज मैं मुंह से बड़ी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं। आज जिला हमीरपुर के अंदर हमारे नाम की दहशत है। काम करने से पहले डिपार्टमेंट बोल देता है उससे बच के रहना, बाकी सब ठीक है, उससे बच के रहना। और आधे लोग तो हमारे नाम से काम करा लेते हैं कि काम नहीं करेगा तो बता जीवन साहब वालों को बुला लेंगे। तो ये प्रेरणा अकेले व्यक्ति के अंदर नहीं पूरी हो सकती है। मुझे कभी चंबा से फोन आता था, कभी कांगड़ा से फोन आता था, कभी सोलन शिमला से फोन आता था कि सर आपको हम फेसबुक पे यूट्यूब पे देखते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सर हमारे यहां भी आओ, मदद करो। अब मैंने कहा भाई मैं अकेला कहां कहां जाऊंगा। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अकेला हर जगह नहीं जा सकता था, तो मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने थे जो अपने समाज के लिए लड़ सके। हां आगे हम खड़े होंगे, उनको आगे नहीं खड़े करेंगे, उनको आगे हम खड़े होंगे, हम खाएंगे गोली, लेकिन साथ खड़े होने वाले लोग चाहिए थे। और यह सोच के साथ इस संगठन को बनाया गया। और मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग इस संगठन के विश्वास को ऐसे ही बनाए रखेंगे। जिस दिन आपके मन में लालच आ जाए, जिस दिन आपके मन में यह बात आ जाए कि आपको इस संगठन के माध्यम से अपना कोई निजी स्वार्थ साधना है, आप ध्यान रखना उस दिन आप इस संगठन से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो। निजी स्वार्थ का मतलब क्या होता है? निजी स्वार्थ का मतलब आप समझते हैं ना?
जब आप किसी लोगों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, समाज हित के लिए लोगों के लिए काम करेंगे, तो ये संगठन हमेशा आपका ही रहेगा, आपको कोई इस संगठन से बाहर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी। जिस दिन इस संगठन में मेरे अंदर यह सोच आ जाएगी कि मुझे अपने हित के लिए काम करना है, उस दिन मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस संगठन को छोड़कर आपके हाथ में देख के जाऊंगा, आप में से जो आदमी इसको संभालने के लायक हो गए, भाई साहब देखो मेरा निजी स्वार्थ हित हो रहा है, मैं इसको नहीं चला सकता। हालांकि भगवान से प्रार्थना है कि वो दिन कभी आए ना। मेरी आखिरी सांस भी इस संगठन में यही सोच के निकले कि जब मैं समाज के किसी आखिरी वर्ग के लिए कोई जरूरत हो तो मैं खड़ा हूं। तो संगठन के बारे में बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को केवल एक ही चर्चा के साथ में यहां पर लेकर चलूंगा कि इस संगठन को आप लोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, जो इंडिविजुअल के लिए ना हो, जो व्यक्तिगत हित के लिए ना हो कि भाई मेरा काम हो जाए, बात खत्म हो जाए। वो जेन्युइन काम होने में लोगों के कई साल लग जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोग इस संगठन को अपनाइए, अपने रिश्तेदारों को इस संगठन में जोड़िए, अपने परिचितों को जोड़िए और उन लोगों को जोड़िए जो न्याय के लिए कहीं तरस रहे हैं। जो आदमी समाज में गलत धारणा का, गलत प्रवृत्ति का होगा, मैं आपको आज लिखित देता हूं, वो इस संगठन के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। जिस आदमी को इस संगठन की कार्यशैली का पता होगा, जीवन उत्साह न्यूज के बारे में पता होगा, और वो अगर गलत धारणा, गलत प्रवृत्ति का आदमी होगा, वो कभी भी इस संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। ये आज लिख लीजिए। भ्रष्टाचारी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी उसके साथ है जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए सोचता है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरी सोच इस संगठन को बनाने की केवल यही थी कि जो मैं मीडिया में अकेला नहीं कर पा रहा था, वो मैंने संगठन के माध्यम से करने की सोच रखी।